चलिए, आज आप लोग ध्यान से जो है अपने चौथे सेमेस्टर के बारे में समझ लीजिए कि सिलेबस आप लोग का इतना बेहतरीन है इसमें कि आज सभी लोग आए हुए हैं। कौन नहीं आया है? क्यों? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, बाकी जितने लोग आए हुए हैं ध्यान से पढ़िए। आप लोग चौथे सेमेस्टर में अब आप आ गए हैं। चौथे सेमेस्टर में आप जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी का ध्यान से जो है अध्ययन करिए। आप लोगों को टेट की जो है अलग से तैयारी करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है? इतना सिलेबस है आपका, इतना कंप्लीट सिलेबस है कि आप इसको अच्छे से अगर पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपका टेट आराम से निकल जाएगा, और सुपर टेट में थोड़ा सा बस मेहनत करना पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं ना? ध्यान से पढ़िए, किसी का बैक नहीं लगना चाहिए। चौथा सेमेस्टर बैक लगेगा तो लेट होंगे आप लोग धीरे धीरे। समझ रहे हैं ना? मेहनत करिए। सेंटर अब जा रहा है सरकारी विद्यालय में। ये नहीं कि ऐसे ही कहीं नकल हो जाएगी आप लोग पास हो जाएंगे। चलिए ठीक है। तो ये हम लोग का पहला चैप्टर है आज, 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम तथा स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास। क्योंकि 1857 में पहला प्रयास यही कर किया गया था भारतीय शासकों के द्वारा, और अंग्रेजी सेना में जो भारतीय सैनिक थे, तो उन्हीं के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि इनका प्रयास और जो है स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास। क्योंकि देखिए पहला टॉपिक है आपका इसमें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि। चलिए पहला हम लोग देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि, इसके बैकग्राउंड के बारे में हम लोग एक बार चर्चा करते हैं कि ये शुरुआत कहाँ से हुई थी। तत्कालीन समय में जब लॉर्ड डलहौजी के पश्चात लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, उसी के शासनकाल में 1857 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का प्रारंभ 13 जनवरी 1857 ईस्वी को कोलकाता से हुआ, और शीघ्र ही यह विरोध मेरठ, कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली तथा समस्त भारत के क्षेत्रों में फैल गया। क्योंकि देखिए 1857 जो क्रांति थी, ये इसका जो है कोई भी चीज़ घटना एक दिन में नहीं हो जाती है। इसके पीछे जैसे आप ही लोग हैं, कहीं देखिए पास पड़ोस और मोहल्ले में जो झगड़ा होता है, एकाएक झगड़ा नहीं हो जाता है किसी दिन कि पड़ोसी को आप उठे और डंडा से मार दिए। ऐसा तो होता नहीं है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप घर से निकले और आपके दरवाजे पर पड़ोसी जो है झाड़ू लगाकर कूड़ा उठाकर फेंक दिया, तो धीरे धीरे आप बर्दाश्त करते हैं कि चलो यार आज हो गया होगा, आगे से नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि पड़ोसी धीरे धीरे करते करते आज कूड़ा फेंका, कल जो है कुछ और फेंक देता है, तो आप जो है आदमी बर्दाश्त करता है। बर्दाश्त करने वाला एक ही दिन मार कर देता है, या फेंका है रुको मारते हैं इसको। तो उसी तरह 1857 जो है एकाएक नहीं हो गया था। 1857 में जो है कि भारतीय शासक या फिर जो है आपके राजा या फिर सैनिक जो है एकाएक विद्रोह कर दिए। क्योंकि यहाँ पे जो लॉर्ड डलहौजी था उस समय 1857 तक और 1857 से पहले, लॉर्ड डलहौजी जो राजा सॉरी जो यहाँ का जो गवर्नर जनरल था, इसने जो इतनी नीतियाँ जो है राज्य हड़प नीति और इतने प्रकार की नीतियाँ बना दिया गया था कि सारा इसी का करा धरा था, जो भारतीय जनता परेशान थी। और इसके जाने के बाद जब कैनिंग जो है यहाँ पर आया गवर्नर जनरल बनकर भारत में जब आया, तब जो है विद्रोह शुरू हो गया। हालांकि कैनिंग का इसमें कोई दोष नहीं था, लेकिन सारी नीतियां जो है डलहौजी या उससे पहले जो शासक थे वो बनाकर गए, सॉरी गवर्नर जनरल थे वो बना कर गए थे। डलहौजी जो है कुछ ज़्यादा ही भारतीयों को परेशान कर दिया था। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई को ये बोल दिया कि आपकी संतान नहीं है,
तो आप जो है जब तक जीवित हैं राजा रहेंगी, लेकिन आपके मरने के बाद आपका जो राज्य है वो अंग्रेजों का हो जाएगा। इसलिए जो है महारानी लक्ष्मीबाई ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। उनके दत्तक भी पुत्र थे, तो ये अंग्रेजी जो सॉरी अंग्रेज जो गवर्नर जनरल था डलहौजी, ये कहा कि देखिए ये सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई के बारे में नहीं कहा, जितने शासक थे उनकी जो संतान नहीं थी अगर, तो उनको कहा कि आप दत्तक पुत्र लेंगे, हम उसको राजा नहीं मानेंगे या राजा नहीं बनाएंगे। अब इसमें से बहुत से राजा थे ऐसे कि जिनका राज्य ऐसे ही अंग्रेजों ने हड़प लिया। हालांकि महारानी लक्ष्मीबाई ने इसका विद्रोह किया, और वो भी थी एक महिला का है। कोई यहाँ महिला का एक कोई सामान ले ले, झपट जाएगी, भले भले उसका काम काम का वो सामान ना हो, लेकिन उसके लिए लड़ जाएगी। तो महारानी लक्ष्मीबाई थे, क्यों एक राज्य ऐसे ही कैसे छोड़ देंगी, उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी। इसी तरह क्या था इसका जो है, इस विद्रोह का प्रारंभ 13 जनवरी 1857 को कलकत्ता से हुआ, और यह शीघ्र ही पूरे भारत में फैल गया। नोट करते रहिएगा आप लोग, 13 जनवरी 1857 ईस्वी को कलकत्ता से शुरू हुआ। नोट कर लीजिए इसको आप लोग, देखिए समझते रहिए, और जो जिसको हम लोग बताते हैं, हम बताते हैं आपको कि नोट कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए एक लाइन में। ये आपका जो है यहाँ भी एग्जाम में फ़ायदा करेगा, और सुपर टेट या फिर टेट में आप बैठेंगे वहाँ भी फ़ायदा करेगा। तो इस विद्रोह का प्रारंभ 13 जनवरी 1857 ईस्वी को कलकत्ता से हुआ था, और शीघ्र ही यह विद्रोह मेरठ, कानपुर, बरेली, झांसी और जो है कानपुर और लगभग जो है समस्त भारत में फैल गया था। इस विद्रोह का आरंभ भारतीय सैनिकों द्वारा अपने अंग्रेज सैनिक अधिकारियों के विरुद्ध हुआ, किंतु शीघ्र ही इस विद्रोह के रूप में परिवर्तन हुआ, और यह विद्रोह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक जनव्यापी, क्योंकि यह विद्रोह जो था भारतीय जो थे सैनिक के रूप में अंग्रेजों के साथ जो है अंग्रेजी सेना में या अंग्रेजी सरकार में जो कार्य कर रहे थे, उनके द्वारा ये विद्रोह शुरू हुआ था। और शीघ्र ही यह विद्रोह जो है एक जन विद्रोह बन गया, मतलब हर एक पब्लिक का विद्रोह बन गया जो इसमें शामिल हो गए। क्योंकि जो अंग्रेज थे भारतीय सैनिक को अपने साथ काम पर तो रखते थे, लेकिन नीचा दिखाते थे, हमेशा महसूस करा देते थे तुम लोग नीच लोग हो। इसलिए जो है सम्मान उतना नहीं देते थे, जो अपने अधिकारियों को सम्मान देते वो भारतीयों को सम्मान नहीं देते थे। यही कारण है कि इस विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ये जो है भारतीय स्वतंत्रता का जो प्रथम जो है संग्राम जो है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इससे पहले कोई विरोध नहीं किया था। हालांकि ये सब तो 1600 से धीरे धीरे भारत पर कब्जा किए थे। आप लोग को इसके बारे में तीसरे सेमेस्टर में हम कुछ पढ़ाए चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में भारतीय इतिहासकारों में मतैक्य नहीं है। मतैक्य का मतलब कि एक मत ये लोग नहीं है, ठीक है। हर एक इतिहास का अपना अपना अलग अलग मत है। इसे एक सैनिक विद्रोह कहा जा सकता है। इसका मुख्य कारण चर्बी वाले कारतूस थे, जिन्हें सैनिकों को दांत से काटना पड़ता था। क्योंकि देखिए इसको जो है कुछ लोग सैनिक विद्रोह भी कहते हैं कि सैनिकों का विद्रोह था। इसमें क्या था ना कि सैनिकों को जो बंदूक में कारतूस जो भरकर जो है फायर करने के लिए दिया जाता था, उस कारतूस को बंदूक में भरने से पहले दांत से जो खींचना पड़ता था, उसका जो रेफलर जो ऊपर का था उसको हटाना पड़ता था। ये सब क्या अब उसमें पता चल गया कि इस चर्बी में जो है सुअर और गाय की इस जो कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी जो है प्रयोग किया गया। क्योंकि चर्बी का प्रयोग करने का उनका भी एक वैज्ञानिक कारण था उन सब का, क्योंकि जो है ठंडी में या कारतूस जो है मिस ना हो, इसके वजह से जो है वो सब गाय और सुअर की चर्बी यूज करते थे। क्योंकि किसी ने बता दिया भारतीयों को कि अरे भैया देखो उसमें गाय और सुअर की चर्बी है। हिंदू का गरीब बाप बाप, हम गाय की चर्बी को मुंह लगा दिए, हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। मुसलमान भाइयों ने कहा कि अरे हम लोगों ने तो सुअर की चर्बी को दांत लगा दिया, मुंह लगा दिया, हम लोग का भी धर्म सत्यानाश हो गया। अब उनको लगा कि अंग्रेज जो है हमारे धर्म का जो है नाश कर रहे हैं, इसके लिए इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। और इस विद्रोह के साथ सभी लोग शामिल हो गए। क्योंकि देखते हैं ना कभी भीड़ में जो होती है भीड़, कभी कोई घटना घटती है या किसी कहीं रहती है, तो सभी लोग नहीं पहले शुरू करते हैं मारने के लिए।
कोई एक आदमी उसमें से कुछ बोलता है तो सारे सियार की तरह हुआ हुआ बोलने लगते हैं। कैसे एक सियार बोलता है रात में तो सारे सियार शुरू हो जाते हैं बोलना। तो उसी भी तरह था कि जब भीड़ में कोई एक आदमी बोलता है ना तो जिसको नहीं भी बोलना होता वो भी बोलने लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे था, कोई पहले हिम्मत नहीं करता था। अब अंग्रेजों के खिलाफ जो है सैनिकों ने विद्रोह किया तो सभी लोगों को लगा कि नहीं हम लोग कर सकते हैं, तो सभी लोग सैनिकों का साथ दिए। सर जेम्स आउटरमैन के अनुसार यह विद्रोह भारतीय मुसलमानों का षड्यंत्र था, जो अंग्रेजी सत्ता को उलटकर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की अधीनता में देश में अपना प्रभुत्व कायम कर रखना चाहते थे। क्योंकि देख रहे हैं ऐसे ऐसे जितने इतिहासकार हैं ना, आप उनकी बातों को सच ये मत मानिए कि वो जो कर रहे हैं वही सही है। उनका अपना मत है, एक अपना मत जो है व्यक्त किया है। अब देख रहे हैं इचोट्टा का सर जेम्स आउटरमैन के अनुसार ये क्या कह रहा है, देखिए इनका पहले से ही है, मतलब एक सांप्रदायिकता जो है चरम सीमा पर करना या सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। देखिए कैसे कर रहे हैं ये इतिहासकार, बड़े सज्जन हैं सर जेम्स आउटरमैन, कि यह विद्रोह भारतीय मुसलमानों का षड्यंत्र था, जो अंग्रेजी सत्ता को उलटकर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की अधीनता में देश में अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहते थे। अगर ऐसे कर देंगे तो बाकी जो मुसलमान के अलावा जो सिख थे, जो हिंदू थे और भी धर्मों के जो लोग थे, उन्होंने सहयोग किया था हम अपने इस स्वतंत्रता संग्राम में, तो उनके साथ जो है अन्याय होगा, उनके योगदान का अपमान होगा। क्योंकि अब देखिए ये सच तो नहीं कर रहे हैं, ये इनका अपना मत है, अपना इतिहास में लिखा हुआ, इनके मत को हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन ये सच नहीं कर रहे हैं। यह मत झूठा ही नहीं बल्कि अंग्रेज शासकों की उस धूर्तता पूर्ण नीति का द्योतक है, जिसका उद्देश्य सदैव इस देश में सांप्रदायिकता विद्रोह फैलाना रहा है। क्योंकि देखिए वही बात किताब भी कर रही है कि यह मत जो है झूठा ही नहीं सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहा है, या सांप्रदायिक विद्रोह फैलाना चाहता है। यह सन 1857 की क्रांति का किसी एक संप्रदाय से संबंध नहीं था। सही बात है, किसी भी एक संप्रदाय से संबंध नहीं, सभी लोग भारतीय बनकर जो इसमें सहयोग किए थे। रानी लक्ष्मीबाई, देखिए इसमें कौन कौन था, रानी लक्ष्मीबाई सबसे पहले नाम आता है, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, मंगल पांडे, नाना साहब, अवध के तालुकेदारों आदि ने इस विद्रोह का संचालन किया। आधुनिक भारतीय लेखकों ने भी 1857 के इस विद्रोह को देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। आधुनिक भारतीय मतलब जो आधुनिक भारतीय नए भारतीय लेखकों ने भी जो है इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। सन 1856 तक अंग्रेजी गवर्नर जनरलों ने अपनी विभिन्न छल कपट नीतियों के कारण भारत में विजय लगभग प्राप्त कर ली थी। भारत में विदेशी शासन की संरचना छल बल, सैन्य बल तथा अर्थ बल पर स्थापित की गई थी। देखिए वही कह रहा है किताब में कि 1856 तक धूर्ततापूर्ण नीतियों से अंग्रेजों ने लगभग लगभग सारे भारत के क्षेत्रों पर जो है, पूरे भारतीय क्षेत्र पर जो है लगभग कब्जा कर लिए थे, चाहे छल बल से, सैन्य बल से या अर्थ बल से, मतलब किसी को प्रलोभन देकर, चाहे किसी को सैन्य बल का मतलब किसी के ऊपर चढ़ाई कर कर सैनिकों को लेकर, या किसी को पैसा देकर मिला लिया। क्योंकि गद्दारों की कमी उस समय भी नहीं थी और आज के समय भी गद्दारों की कमी नहीं है। इसलिए बाबू आप लोग इतिहास पढ़िए, लेकिन इतिहास से सीखिए भी ज़रूर। ठीक है, इतिहास पढ़िए, इतिहास आपको सिखाता है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो आप जो है देखिए उस समय भी थे, आज के समय में है सभी। लेकिन प्लासी के युद्ध के समय से ही भारतीय राजाओं, सिपाहियों, किसानों, शिल्पकारों व अंग्रेजी शासन तथा सेना के मध्य विवाद उत्पन्न होने लगे थे। जो प्लासी का युद्ध था, इसमें जो अंग्रेजी सेना का जो भारतीय राजाओं, सिपाहियों, किसानों व अंग्रेजी शासन तथा सेना के बीच जो है विवाद उत्पन्न होने लगे थे। तो इसकी पृष्ठभूमि आपको समझ में आ गई कि 1856 से पहले जो इसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई थी 1857 स्वतंत्रता संग्राम की, तो 1857 से पहले 1856 तक इतने ये सब धूर्ततापूर्ण जो है नीतियों का लागू किए थे भारतीयों के ऊपर कि भारतीयों के बर्दाश्त से बाहर हो गया था ये सब। इसलिए जो है जब जानते हैं किसी ऊपर ज़्यादा प्रेशर देंगे ना, जैसे कुकर में प्रेशर पड़ता है तो सीटी मारता है, जब सीटी नहीं मार पाता है ना तो ब्लास्ट कर जाता है कुकर। उसी तरह कोई भी व्यक्ति जब
उसको उतना ही प्रेशर डालिए जितना वो बर्दाश्त कर सके। इससे आप लोग भी ये सीखिए, ठीक है। चलिए, अब ऐसा ही ना प्रेशर डाल दीजिए कि वो आप ही को मारने लगे पटक कर। बबनी आप ही को कर रहे हैं, ध्यान कहाँ है आपका? नहीं, क्लास में तो ध्यान नहीं है आपका। पढ़ लीजिए। पहले शादी हो जाता था, बीटीसी कर रही है लड़कियां। अब शादी हो जाता था कि चलो लड़की क्या करिए, बीटीसी लोग कर लेते थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है, क्योंकि सारा सिस्टम बदल गया। टेट पास करना है आपको, फिर जो है सुपर टेट पास करना है, और इस तरह से आपकी हरकतें रहेंगी क्लास में तो नहीं पास होगा आपका, ना टेट होगा ना सुपर टेट, शायद चौथा सेमेस्टर भी क्लियर नहीं होगा आपका। तो इसलिए ध्यान से पढ़िए। क्या? अच्छा, क्लास ही में ध्यान था आपका? क्यों? पेन बगल वाले के पास, अच्छा बगल से आप पेन ले रहे थे। तो चलिए ये बताइए कि जब 1800, हमने अभी पढ़ाया आपको, 1857 में जब विद्रोह प्रारंभ हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं। आप खड़ी होइए, बताइए। बता रहे हैं ना कि आपका ध्यान नहीं था क्लास में। अभी तो कुछ इसमें बहुत ज़्यादा बताया ही नहीं, अभी तो कहानी शुरू किए थे। ध्यान से पढ़िए, नहीं तो टेट सुपर टेट तो दूर, आपका चौथा सेमेस्टर नहीं क्लियर होगा। तो उस समय देखिए कैनिंग थे। हाँ, सही सही बोले आप, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल। और इस क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 13 जनवरी 1857 को कलकत्ता से जो है प्रारंभ हुआ था। चलिए हम लोग इसका देखते हैं अब। 18 सॉरी, क्रांति का संगठन, उद्देश्य और समय, ये आपका पहला टॉपिक हो गया। दूसरा चलता है क्रांति का संगठन, उद्देश्य और समय। देखिए आप लोग लिखने पर ध्यान न दीजिए, समझने पर ध्यान दीजिए। इसके जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको इसकी जो जितनी प्रश्नावलियां हैं सारे जो है क्वेश्चन और के उत्तर मैं लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। तो आप पहले इस पर ध्यान दीजिए। संगठन, उद्देश्य और समय। क्योंकि 1857 क्रांति का जो संगठन था कैसे तैयार हुआ, 1857 की क्रांति के संबंध में यह कहा जाता है कि इसमें संगठन का अभाव था। इस क्रांति के लिए उद्देश्य, निश्चित समय, प्रचार, तैयारी, एकता, नेतृत्व, संगठन, नेतृत्व आदि संगठन के सभी आवश्यक तथ्यों का दर्शन होता है। क्रांति का संदेश नगरों से लेकर गांव तक संप्रेषित किया गया था। संवाद प्रेषण के लिए कमल आदि प्रतीकों का प्रयोग किया गया था। क्योंकि देखिए अब ये लोग कहते हैं कुछ इतिहासकार कि संगठन का जो 1857 क्रांति थी इसमें संगठन का अभाव था, जबकि ऐसा नहीं है, संगठन का इसमें अभाव नहीं था। क्रांति के उद्देश्य के लिए निश्चित समय, प्रचार, तैयारी और इसके नेतृत्व कौन करेंगे, सब पर विचार किया गया था। क्रांति का संदेश नगरों से लेकर गांवों तक पहुंचा दिया गया था, और इसका जो है कमल जो है संदेश था, प्रतीक चिन्ह के रूप में कमल था। हालांकि संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन, मतलब आपको बताना। जैसे कोई बात हम आपको बता रहे हैं, इसी को संप्रेषण कहेंगे। जैसे आ, अभी आप लोग कोई घटना के बारे में चर्चा होती है, कोई बताता है कि नहीं दिल्ली में बारिश होगी, या फिर जो है दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो इसमें जो है आपको ये संप्रेषण का मतलब होगा, इसी को संप्रेषण कहते हैं, संचार। चलिए दूसरा है इसका उद्देश्य। 1857 की क्रांति का उद्देश्य निश्चित और स्पष्ट था। अंग्रेजों को देश से निकालना और भारत को स्वाधीन कराना क्रांतिकारियों का अंतिम लक्ष्य था। मतलब भारत को, इनका स्पष्ट उद्देश्य स्पष्ट था कि भारत को स्वतंत्र कराना है।
यह कहना कि इस क्रांति में भाग लेने वाले सैनिकों, जमींदारों या छोटे मोटे शासकों के निजी हित थे, क्रांति के महत्व को कम करने की कोशिश है। वस्तुतः यह विद्रोह एकता पर आधारित और अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध। चूंकि अगर इसमें बहुत लोग ये कहते हैं कि 1857 का जो 1857 की जो वो क्रांति में सभी लोगों के अपने निजी हित थे, जो शासक थे, जमींदार थे या जो लोग भी इसमें शामिल थे उनका निजी हित था, देश हित नहीं था। ये मतलब क्रांति का जो अपमान होगा। आप ही देखिए ना कि उस समय 1857 के समय में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है विद्रोह करना कितनी बड़ी बात है। क्योंकि आज देख रहे हैं आप लोग मौजूदा राजनीतिक जो घटनाक्रम है, कोई विद्रोह कर रहा है जल्दी, जान रहा है कि सारे सरकारी तंत्र हैं, कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी दोष में फंसाकर जेल में डाल दिया जाएगा और बाकी लोग आपको बाकी जो है सूचना लीक करा दी जाएगी कि आप जो है इतना बड़ा अपराध किए हैं, तो सभी लोग आपको अपराधी भी मान लेंगे। इस देश में सबसे खास वजह है कि कोर्ट अपना फैसला बाद में सुनाती है, लेकिन अगर किसी पर आरोप लगता है और वो व्यक्ति पकड़ कर जेल जाता है या थाने पे जाता है या जेल जाता है, तो तुरंत उसके मतलब जितने जानने वाले लोग होते हैं उस पर जो है ये मान लेते हैं कि वो मतलब वो व्यक्ति उसको आरोपित या उसको अपराधी घोषित कर देते हैं, आरोपित तो नहीं, अपराधी। जबकि कोर्ट कहती है कि जब तक किसी पर आरोप लगा है तो कोर्ट उसकी समीक्षा करती है, समीक्षा के दौरान वो जेल में रहता है और जब समीक्षा हो जाती है उसके बाद जो है कोर्ट सज़ा सुनाती है। जब सज़ा सुना देती है कोर्ट, तब जो है उस अपराधी घोषित होता है, पहले ये अपराधी नहीं हो जाता है। तो उसी तरह जो है उस समय कितनी बड़ी बात थी विद्रोह करना अंग्रेजों के विरुद्ध, जिसमें आज तो मानव अधिकार आयोग है, आप बहुत सरकारी तंत्र हैं कि आपके ऊपर अगर आप कोई मतलब गलत भी काम करते हैं तो एक तरीके से एक अभी मानवता रहेगी आपके साथ पेश आने में, पुलिस की या फिर गवर्नमेंट की। लेकिन उस टाइम जो है ऐसा कुछ था नहीं, निरंकुश शासक चल रहा था, निरंकुश शासन यहाँ पर चल रहा था, जिसकी वजह से जिसको भी अंग्रेज पकड़ते थे बर्बाद कर देते थे। ठीक है, पता चल उठाकर रंगून भेज देते थे, पता चला अंडमान निकोबार द्वीप समूह वहीं भेज देते थे, किसी से मुलाकातें नहीं होगी, मच्छर काट काट कर मुआ देंगे सब आपको। ऐसा ऐसा तो है, क्रूरता की सज़ा थी। तो इसलिए इस पर ये नहीं हम लोग कह सकते हैं कि इनका जो निजी हित था, ये लोग देश को स्वतंत्र कराने के लिए स्पष्ट उद्देश्य के साथ लड़े थे। चलिए तीसरे नंबर पर समय की बात आती है। संपूर्ण देश में क्रांति की शुरुआत एक ही समय निर्धारित किया गया था और वह था 31 मई 1857 का दिन। जेसी विल्सन ने, मतलब इतिहासकार हैं जेसी विल्सन, ने इस तथ्य को स्वीकार किया था और कहा था कि प्राप्य प्रमाणों से मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है कि एक साथ विद्रोह करने के लिए 31 मई 1857 का दिन चुना गया था। यह संभव है कि कुछ क्षेत्रों में विद्रोह का सूत्रपात निश्चित समय के बाद हुआ हो, किंतु इस आधार पर यह आक्षेप नहीं किया जा सकता कि 1857 की क्रांति के सूत्रपात के लिए कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया गया था। क्योंकि जेसी विल्सन जो इतिहासकार हैं उन्होंने कहा कि जितने भी प्राप्त जो सूत्र हैं उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि 31 मई 1857 का दिन जो है निर्धारित किया गया था कि आप लोग कि हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेंगे उस दिन। ठीक है, तो ऐसे इसमें नहीं कहा जा सकता कि उसमें समय कोई निश्चित नहीं किया गया था। तो ये अपना हो गया टॉपिक में संगठन, उद्देश्य और समय। चलिए अगला टॉपिक है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग 1857 के प्रथम स्वतंत्रता के कारण। क्योंकि देखिए आप लोग इसमें नोट कर लीजिएगा कि क्रांति जो है का समय कब निर्धारित किया गया था, तो 31 मई 1857, इसको नोट कर लीजिएगा। इसका आपको काम आएगा, इस जो डेट वाइज जो आप याद करेंगे इस ऐतिहासिक घटना का, तो इसका आपको काम आएगा सुपर टेट तक, टेट से लेकर सुपर टेट तक। ठीक है,
चलिए 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण, क्योंकि पहला जो है राजनीतिक कारण पर हम लोग चर्चा करते हैं, इसमें पहला इसका राजनीतिक कारण देख लेते हैं क्या है। पहला राजनीतिक कारण, क्योंकि देखिए इसमें जो है आपका लॉर्ड डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति के अनुसार राजाओं के संतान न होने की दशा में देसी राजाओं के राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। झांसी का राज्य भी इसी कारण अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। इससे झांसी की रानी तथा कानपुर के नाना साहब आदि ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। क्योंकि देखिए राजनीतिक में पहला कारण क्या था कि लॉर्ड डलहौजी, ये जो गवर्नर जनरल था उस टाइम, इसके जो है राज्य हड़प की जो नीति इसने लगाया था कि जिसकी संतान नहीं होंगी उनका राज्य जो है अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। यहाँ से जो है ऐसे बहुत राजाओं को मिलाया गया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की जब बारी आई तो वहाँ पे विद्रोह शुरू हो गया और उनके साथ भी हुआ। नाना साहब जो कानपुर में थे, नाना साहब के साथ भी ये लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर नाना साहब इन लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। दूसरा था अवध के नवाब की वफादारी के बाद भी अवध को अंग्रेजी राज में मिलाया गया। इससे मुसलमानों तथा अन्य शासक रुष्ट हो गए, क्योंकि जो अवध का नवाब थे वाजिद अली शाह जो थे अवध के नवाब, उनको जो है वो बल्कि वफादार थे बेचारे अंग्रेजों के, और अवध के नवाब घोषित हुए थे। जो लखनऊ का क्षेत्र है नवाबों का शहर, हाँ, तो अवध के नवाब थे। अब इनको कहा कि बुढ़ऊ शासन तुम्हारे, इनकी पत्नी से बताए सब कि बुढ़ऊ तुम्हारे बुढ़ऊ जो है शासन ठीक से नहीं कर रहे हैं, और इनको हटा दिया गया। बेचारे नाराज हो गए कि यार हम इतना अच्छे से शासन कर रहे थे, हमको भी हटा दिया। ठीक है, तो दूसरा कारण देखिए, दूसरा कारण तो ये हो गया, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को आदेश दिया गया कि उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी को महल और शाही शान छोड़नी पड़ेगी। तीसरा कारण देखिए, जो अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर को आदेश दिया गया कि जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारे जो संतान हैं या जो भी उत्तराधिकारी हैं वो राजशाही व्यवस्था जो है ये छोड़ देंगी, और जो महल है वो छोड़ देंगे ये लोग। बताइए भैया, छोड़ कर जाएंगे वो कहाँ? अपना घर द्वार, उन्हीं का घर है। अब देखिए चौथा है पेंशन और उपाधियों की समाप्ति। लॉर्ड डलहौजी द्वारा नाना साहब और बाजीराव पेशवा की पेंशन तथा सम्मान सूचक उपाधि समाप्त कर देगी। डलहौजिया सारा कचरा मचाया था। 1857 की क्रांति का जो मतलब क्या इनको जनक कह दें या पिता कह दें, मतलब पैदा जो किए थे, ये सारा डलहौजिया था। इसने पेंशन बंद कर दिया इनका, नाना साहब का, बाजीराव पेशवा का, सम्मान सूचक उपाधि अंत कर दी। तो आप किसी का जो नुकसान करेंगे तो व्यक्ति तो आपके पीछे पड़ेगा ही, वो भी भारतीय, छोड़ेंगे ही नहीं। पक्षपात पूर्ण न्याय प्रणाली। ब्रिटिश न्याय प्रणाली भारतीय कानून की अनदेखी करती थी और एक तरफा जो है न्याय करती थी। और जैसे इसमें क्या होता था कि अगर कोई अंग्रेज को जो है कोर्ट में जाना पड़ता था और किसी भारतीय के खिलाफ जो उसकी मुकदमेबाजी होती थी या कुछ भी होता था किसी भारतीय के साथ, तो उसको जो है वरीयता दी जाती थी, वो छूट जाता था, उसको कोई मतलब उतना नहीं, हल्का फुल्का दंड लगा कर छोड़ दिया जाता था। और भारतीयों को न्याय मिलने में बहुत देरी की जाती थी और अधिक खर्चीली भी थी, लगभग खर्चीली और ज़्यादा समय तो आज भी लगता है ना कोर्ट में जी। चलिए, तो ये तो हो गया राजनीतिक कारण। और दूसरा जो है धार्मिक कारण, दूसरा आपका हो जाएगा धार्मिक कारण। क्योंकि धार्मिक कारण में क्या होगा, जो ईसाई मिशनरी थे
ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। जो अंग्रेज शासक थे ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, भारतीय जनता को ईसाई ईसाई बनाते थे, जातिवाद की दूसरा जातिवाद की उपेक्षा करते थे। क्योंकि एक ही जाति के लोगों को एक साथ बैठकर पढ़ाते थे, ट्रेन में बैठा देते थे, तो जो ऊंची जाति के लोग थे उनको बड़ा अपमानित महसूस होता था कि अरे ये तो अछूत है, हमारे साथ ही ट्रेन में कैसे बैठ गया है। तो ये तो अच्छे काम करते थे अंग्रेज कि एक साथ बैठा देते थे। लेकिन खैर उस समय जो रूढ़िवादियाँ चरम पर थी, आज भी हैं। चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग, क्योंकि सैनिकों को जो कारतूस प्रयोग के लिए दिया गया था उसमें जो है गाय और सूअर की चर्बी होती थी, तो उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग, हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग जो है इससे मानते थे कि अंग्रेज हमारा धर्म जो है भ्रष्ट कर रहे हैं। चौथा इसमें था अंग्रेज भारत की अशिक्षा, सामाजिक अनेकता, व्याप्त कुरीतियों के साथ आर्थिक पिछड़ेपन और भारत पर शासनाधिकार स्थापित होने से भारतीयों को तुच्छ समझते थे। क्योंकि अंग्रेज जो है भारतीय में अशिक्षा मतलब उतना शिक्षा नहीं थी, और यहाँ पे जो सती प्रथा था, बाल विवाह था, इससे वो सब बहुत घृणा करते थे कि भारत में ऐसे ही हो रहा था। इसकी वजह से भारतीय सभी भारतीयों को नीच की दृष्टि से देखते थे सब कि ये सब बहुत ही नीच है। तीसरा था इसका सैनिक कारण। तीसरा था इसका तीसरा था इसका सैनिक कारण। क्योंकि सैनिक कारण में भेदभाव की नीति पहला था कि जैसे सेना में भेदभाव होता था। यदि कोई भारतीय था और सूबेदार रैंक पर होता था, कोई भारतीय सूबेदार रैंक पर, और उसकी जो तनख्वाह होती थी, और कोई मतलब यूरोप से आया हुआ कोई अंग्रेज होता था, अगर वो सिपाही के पद पर था, तो देखिए एक सूबेदार था और एक सिपाही, और इनका तनख्वाह जैसे मान लीजिए एक भारतीय है, ये भारतीय नागरिक है और ये है सूबेदार। अगर ये है आपका सूबेदार, अब चूंकि एक यूरोपीय है, यूरोपी मतलब अंग्रेज, अगर यूरोपी है अंग्रेज, अगर ये सिपाही है सेना में, तो ये सिपाही है और ये सूबेदार, तो पता चलता था कि इसकी सैलरी अगर मान लीजिए इसकी सैलरी अगर 500 रुपये होती थी, उदाहरण के रूप में आपको बता रहे हैं, 500 नहीं थी मतलब उदाहरण के, तो इसकी सैलरी 1000 होती थी। ये जो है भेदभाव होता था। ठीक है, समझ, ये भेदभाव होता था कि एक मतलब सिपाही रैंक पर है उसको 1000, और कोई भारतीय है और अधिकारी रैंक पर है उसको कम सैलरी मिलती थी एक सिपाही रैंक की तुलना में। तो ये सैनिक कारण भी था। परेड में भारतीय सैनिकों के सम्मान को कुचला जाता था। परेड में भारतीय सैनिकों के सम्मान को, जैसे कोई सिख है तो दाढ़ी उसकी काट, सॉरी, उसका जो है जो पगड़ी बांधते हैं उसको खुलवा दो, कोई मुस्लिम है उसकी दाढ़ी कटवा दो, कोई हिंदू है उसका जो टिक्की है, जो चुरकी होती है, चुरकी बोलते हैं ना इधर, चोटी या चुरकी, इसको कटवा दो। ये जो है अपमान करते थे ये लोग। रियासतों की सेना समाप्त कर दी गई, इसे अवध के सैनिक बेकार हो गए। क्योंकि रियासत की सेना समाप्त कर दी गई और अवध के सैनिक बेकार हो गए, अब इसके वजह से जो है विद्रोह बढ़ा, आर्थिक विद्रोह बढ़ा। चौथा देखिए इसका आर्थिक कारण क्या है। चौथा जो है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में कुटीर उद्योग धंधों का जो है विनाश हो गया। क्योंकि देखिए भारत से क्या अंग्रेज करते थे, कच्चे माल को लेकर जाते थे जहाज़ों के माध्यम से ब्रिटेन, और वहाँ से जो है उद्योग मतलब बढ़िया बढ़िया जो मशीनों के द्वारा तैयार करते, जो भारतीय उस समय हाथ से तैयार करते थे, ये सब जो है मशीन के माध्यम से तैयार करते थे। जब मशीन के माध्यम से तैयार करते थे तो हाथ की तुलना में थोड़ा वो बेहतरीन दिखता था, भारतीय बाजार में अच्छे से बिकता था, और उसका जो प्रोडक्ट तैयार होता था बहुत जल्दी और ज़्यादा मात्रा में तैयार होता था। तो इसलिए भारतीय जो बाज़ार जो है बंद हो गया। इस मतलब भारतीय बाज़ार में जो प्रोडक्ट थे, भारत के प्रोडक्ट ये सब जो है जो विदेश से तैयार होकर प्रोडक्ट आते थे उसके तुलना में ये सब लोकप्रियता इनकी घटती चली गई और मजदूर बेकार हो गए। बेकारी के कारण लोग संगठित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक हो गए। अकाल और गरीबी के कारण अंग्रेजों सॉरी किसानों में असंतोष था, क्योंकि लगान जो है ये लोग बढ़ाए जाते थे और उधर सूखा पड़ा रहता था, तो किसान कहाँ से देगा। इसलिए किसानों में भी जो है असंतोष था इनके प्रति।
शिक्षित भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं किया जाता था, उन्हें अंग्रेज कर्मचारी की तुलना में बहुत कम वेतन दिए। कैसे, जैसे आज के समय में भर्ती नहीं आ रही है तो जितने शिक्षित लोग हैं वो बेचारे सरकार के प्रति असंतोष जताते हैं, उसी तरह उस टाइम में भी शिक्षित लोगों को नौकरी नहीं दी जाती थी, तो वो लोग जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है अपना कार्य किए। पांचवा है सामाजिक कारण। पांचवा हो जाएगा सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या है कि सती प्रथा, बाल विवाह और जो है सभी पर रोक लगाई गई, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना। जैसे अंग्रेजों ने सती प्रथा, क्या होता था, लोग जला देते थे महिलाओं को, उसका पति, पहले तो शादियां हो जाती थी 10 वर्ष की उम्र में। जिनके भी दादा या दादी घर पर होंगे, एक बार पूछिएगा दादी जब आपकी शादी हुई थी या दादाजी आपकी शादी हुई थी आप कितने बड़े थे, पूछिएगा देखिए क्या बताते हैं। हाँ हाँ, तुम पहले पूछ कर आना। हाँ, अच्छा चलो, तुम्हारी दादी नहीं है तो नानी है, नानी से पूछना। हम तो पूछे थे अपनी दादी से, वो बताती थी हमारी उम्र लगभग 10 वर्ष थी, और उसने शादी होने के बाद, क्या बोलते हैं उसको, गौना बोलते हैं, 9 वर्ष बाद हुआ। शादी तो होगी 10 वर्ष में, 9 वर्ष बाद जो है गौना हुआ। तो जब दादी तब आई तब 9 वर्ष कितना होगा, 19 वर्ष हो गया। कितना बढ़िया था कि 10 साल में शादी फिर 19, जो है मतलब फिक्स है, टेंशन नहीं है लोगों को। इधर उधर जो बतियाते हैं फोनवा पर, लाल पीला हरा करते हैं, इससे जो है छुटकारा था उस टाइम। और आज शादी नहीं हो रही है तो लाल पीला हरा शुरू कर दे रहे हैं, और जो लाल पीला हरा कर रहे हैं बाबू, वो जा रहे हैं बिल्कुल रद्दी के भाव भी नहीं, मतलब रद्दी का भी तो कुछ भाव मिलता है, लेकिन वो लोग रद्दी से भी नीचे जा रहे हैं, कबाड़ के भाव, थोक में। इसलिए मेहनत कर लीजिए और आपका जो है टीचर बन जाइए जाकर, और बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए आप लोग। सामाजिक कारण में आप लोग सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह, ये सब अंग्रेज बढ़ावा दिए, इसके वजह से जो है रूढ़िवादी जो समाज था भारत का, इनके विरुद्ध हो गया। छठा था 1856 जनरल सर्विस एनालिस्टमेंट एक्ट। चलिए देखते हैं छठा क्या है। 1856 जनरल सर्विस एनालिस्टमेंट एक्ट। चूंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है छठवां जो है 1856 जनरल सर्विस एनालिस्टमेंट एक्ट। 1856 जनरल सर्विस एनालिस्टमेंट एक्ट। नहीं दिख रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं लिखे हैं। नहीं दिख तो रहा होगा जी, अच्छा इधर वाले लोगों को नहीं दिख रहा होगा, कुछ ज़्यादा नहीं लिखे हैं, बस लिखे हैं कि 1856 जनरल सर्विस एनालिस्टमेंट एक्ट। किताब तो होगी नहीं आपके पास, किताब ले लीजिए। सीरीज के सहारे नहीं पास होंगे, पास तो हो जाएंगे लेकिन पढ़ना तो फिर आपको पड़ेगा ही, तो कम से कम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो ध्यान से देख लीजिए। किताब नहीं है कोई बात नहीं है, बशर्ते आप दिमागी रूप से क्लास में रहिए, आपको सारे टॉपिक समझ में आएंगे। 1856 जनरल सर्विस एनालिस्टमेंट एक्ट, चूँकि देखिए इसमें क्या था कि सन 1856 में यह एक्ट पास हुआ था, जिसका आशय यह था कि उस व्यक्ति को सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा जो प्रत्येक स्थान पर सेवा करने को तैयार नहीं होगा। इससे ऊंची जातियों के सैनिकों में असंतोष फैल गया, क्योंकि वे समुद्र पार करना अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे। क्योंकि देखिए इसमें क्या था, पहला 1856 जनरल सर्विस एनालिस्टमेंट एक्ट जो था, इसमें पहला तो टर्म था कि उस व्यक्ति को सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा जो प्रत्येक स्थान पर सेवा देने के लिए तैयार नहीं होगा। जैसे प्रत्येक स्थान पर मतलब ये अंग्रेज जो थे ना, भारतीयों को अपनी सेना में भर्ती करते थे, क्योंकि जानते थे कि भारतीय मेहनती हैं और इनको जो सेना में भर्ती करने के बाद कहीं
रूस से लड़ाई लड़ रहे हैं उसको उधर भेज दिए, कहीं अमेरिका में लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ भेज दिए। इस तरह से मतलब एक देश से दूसरे देश भेजते थे जो समुद्री रास्ते से जाना होता था। और ये लोग समुद्र पार करना अपना जो है धर्म का मतलब वो बिल्कुल धर्म के विरुद्ध समझते थे कि धर्म समुद्र नहीं पार करना चाहिए। दूसरा था सैनिकों को अपने पत्रों के लिए टिकटों के लिए महसूल देना पड़ता था। सैनिकों को अगर कोई अपने जैसे अंग्रेज जो सैनिक थे उनका जो टिकट पत्र जब भेजते थे तो उनको निःशुल्क था, और भारतीय जो थे भेजते थे अपने पत्र को अपने घर पे या कहीं भी कोई लेटर तो उनको टैक्स देना पड़ता था। महसूल का मतलब जो सैनिक विदेशों में सेवा के लिए योग्य न पाया जाएगा उसे अवकाश प्राप्त करने पर पेंशन नहीं मिलेगी बल्कि उसे छावनी के कार्यों में नियुक्त कर दिया। जो भी सैनिक अगर तैयार नहीं होगा कि हम आ, विदेशों में हम नहीं जाएंगे, जो भी सैनिक तैयार हो जाएगा हम विदेश नहीं जाएंगे, अगर इस पर अड़ जाता है कि पोस्टिंग हो गई आपकी अमेरिका, पता चला नहीं हम नहीं जाएंगे कैसे यहाँ पर टीचरों की पोस्टिंग हो जाती है, टीचरों की पोस्टिंग हो जाती है तो उसी तरह से उनका भी हो गया। तो वो लोग तैयार थे कि हम लोग नहीं जाएंगे, तो उनको जो है पेंशन नहीं दी जाती थी और छावनी में जो है नियुक्त कर दिया जाता था। क्योंकि देखिए अब टाइम हो गया है, आज के लिए बस इतना ही। इसको आप लोग रिवीजन कर कर आइएगा, जो नोट्स कराए हैं कब से उसको याद रखिएगा। तो फिर हम लोग कल यहाँ से आगे पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है।